solve the quadratic equation by factorization method. तो ये वाला बात सर आगे पीछे हाथ थोड़ा सा पीछे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका मैं सीधा फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है। तो आप ये देखिए कि इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एक्स वाले दोनों टर्म्स हैं ये पहले से ही स्प्लिट करके हमको दे रखे हैं। तो इसमें क्या करना होगा, आप ये देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 1। तो अगर मैं इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स। तो इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या बी स्क्वायर और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो फैक्टर पहले से ही हो रखे हैं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में जहाँ पर हमको ये एक्स वाली टर्म अलग अलग करके दे रखी होती है, तो इसमें हमारे फैक्टर्स पहले से ही हो रखे होते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये दोबारा देख लीजिए, जैसे ही एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जब हमको किसी क्वेश्चन में एक्स वाले दो टर्म्स अलग अलग दे रखे होते हैं तो आप समझ लीजिए पहले से ही इनको फैक्टर दे रखे होते हैं। 99% क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। आप ये देखिए कि एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है बी स्क्वायर और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कुछ करना नहीं है। और आप ये देख लीजिए ये क्वेश्चन करवा के रहो क्योंकि सीबीएसई में आ चुका है, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन आपको करवा, ठीक है। 2005 में ये वाला क्वेश्चन आया है। तो फिर तो सीधा सीधा देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में पहले दो टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है बताइए, बी स्क्वायर एक्स। बी स्क्वायर एक्स। तो बी स्क्वायर एक्स हमने कॉमन ले लिया, उधर क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और इन दोनों में माइनस ए स्क्वायर एक्स है माइनस 1 है, तो इसमें क्या कॉमन ले लोगे ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ जाए, क्या प्लस तो प्लस माइनस 1। इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का ए स्क्वायर एक्स प्लस का 1 बन जाएगा, समझ गए, ठीक है। मैंने माइनस 1 ले लिया कॉमन, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इधर भी है, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इधर भी है, कॉमन ले लो। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 जब कॉमन लिया तो क्या बचा बी स्क्वायर एक्स। जब इधर से ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 1। तो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का एक्स यहाँ छोड़ दिया, ये हो गया माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हो गई माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ से x की वैल्यू होगी 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी, ठीक है। और ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9।
सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी CBSE में 2005 में आया था, जो हमने लिखा। देखने में लगेगा ये क्वेश्चन टफ, लेकिन टफ है नहीं। जरा देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1/a + b + x। वन अपॉन a + b + x इज इक्वल टू 1/a। वन अपॉन a + 1/b + 1/x। अब इस क्वेश्चन को देखकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या किसका है क्वेश्चन। तो एक चीज़ है जिससे हमको ना आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्या यहाँ पर a और b ये तो कांस्टेंट हो गए। आप ये देखिए क्या दे रखा है, इधर भी x दे रखा है, इधर भी x दे रखा है। y तो नहीं है ना, x के अलावा y तो नहीं है ना, सिर्फ x वाली ही टर्म है। तो अगर a की सिंगल वेरिएबल होता है तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, हाँ x और y अगर होता तो आप ये समझ लीजिए x और y के साथ साथ फिर हमारे पास इक्वेशंस भी दो बनती। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक में बेसिक डिफरेंस कि x और y दो वेरिएबल मिलेंगे, साथ साथ आपको दो इक्वेशंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ तो 1/a + b + x है, तो इसको ऐसे ही लिखो। वन अपॉन a + b + x। a, b और x ये जो तीन टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। a, b और x ये हो गया। अब a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आ जाए bx × 1 क्या हो गया bx, प्लस b में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा ये टर्म आ जाए ax × 1 क्या हो गया ax। सिमिलरली x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा ये टर्म आ जाए ab × 1 क्या हो गया ab। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इतना करने के बाद में आप ये देखिए न्यूमरेटर में कहीं कुछ कॉमन आता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कॉमन आ रही है, तो न्यूमरेटर ऐसे तो रहेगा। अब क्या करना होगा, आप इसको सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा होता तो पहले कॉमन निकालते, नीचे वाले किसी टर्म से वो कटता, ऐसा कुछ कॉमन आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिएगा a + b + x a + b + x × bx + ax + ab। bx + ax + ab। ठीक है, और 1 × abx क्या हो जाएगा abx। तो पहले a से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, तो a × bx क्या हो जाएगा abx, a × ax क्या हो जाएगा a² x, a × ab क्या हो जाएगा a²b, प्लस b को इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करिए, तो b × bx क्या हो जाएगा b² x, b × ax क्या हो जाएगा abx। ठीक है, और b × ab क्या हो जाएगा ab²। फिर x को इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करिए, तो x × bx क्या हो जाएगा bx², x × ax क्या हो जाएगा ax², और x × ab क्या हो जाएगा abx। abx इतना हो गया। अब क्या करना है आपको कि जो x² वाली टर्म है उनको सबको एक साथ रखना है। तो x² वाली टर्म कौन कौन सी है, एक तो ax² और एक bx²। तो देखिएगा ax² + bx², तो मैंने x² वाली टर्म को एक साथ लिख लिया। अब x वाली टर्म देखिए abx + a² x
प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स कितना है? तो ऐसे लिखो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स ए बी एक्स ए बी एक्स। तो क्या हो गया? 3ab एक्स 3ab एक्स और राइट हैंड साइड में ए बी एक्स है उसको भी ले आओ इधर, तो माइनस का ए बी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए? ठीक है भाई। अब जरा देखिएगा, अब मैं कहूँगा कि ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है जो टर्म कॉमन ली जाए उसको कॉमन लेकर शुरुआत में ही लिखा जाए, उसको बाद में भी लिख सकते हैं। क्या जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी ए बी एक्स वाली, हाँ उसमें हमने ए स्क्वायर बी को कहाँ लगाया? उसके बाद ए स्क्वायर बी कहाँ है? अच्छा हाँ ए स्क्वायर बी रह गया, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ए स्क्वायर बी बचा इसमें, तो ए स्क्वायर बी तो ये होगा प्लस का ए स्क्वायर बी, एक टर्म रह गया बेटा, लिख लेना इसको, इज इक्वल टू 0। ए बी स्क्वायर भी है क्या? दो टर्म रह गए, लिखो, एक ए स्क्वायर बी रह गया था और एक ए बी स्क्वायर। हाँ ठीक है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स ए बी एक्स ए स्क्वायर बी और एक बी स्क्वायर, ये बचा है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिख दूँगा ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 3ab माइनस ab क्या बचेगा? 2ab प्लस का 2ab और x x को कॉमन लेकर बाद में लिख लिया, चलेगा इतना? ठीक है। और अब इधर क्या बचा? ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसमें से क्या काम करो, ए बी ले लो कॉमन, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर में से ये जो दो टर्म्स हैं इसमें से ए बी कॉमन ले लो। तो आप देखिए जब यहाँ से मैंने ए बी कॉमन ले लिया तो एक ए बाहर आ गया, लेकिन था तो ए स्क्वायर ना, तो एक ए तो बचेगा, एक ए आ गया और एक बी आ गया, लेकिन ए स्क्वायर था तो एक ए बच गया। ऐसे ए बी स्क्वायर में से एक ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, लेकिन एक बी बचा, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गया सभी बच्चे? ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सभी को क्लियर है? यस। ठीक है, विधि, आदित्य, आकाश, समाइरा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा ये a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या है? ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तीन टर्म आ रही हैं, एक तो ये टर्म है, एक दो और ये तीसरी टर्म। तीनों ही टर्म में ए प्लस बी को कॉमन लिया जा सकता है, तो ए प्लस बी को बाहर निकालो, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और जब यहाँ से भी ए प्लस बी निकाल लिया तो क्या बचा? केवल ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो ए प्लस बी है कांस्टेंट है, इस पूरे ब्रैकेट में से मैंने कॉमन लिया है, तो ये जो ए प्लस बी है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 अपॉन ए प्लस बी। तो 0 अपॉन एनीथिंग तो 0 होता ही है, दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी लिख दिया। अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ये जो बीच वाला टर्म है, ये बीच वाले टर्म को एक्सपेंड किया जा सके तो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया।
फिर क्या किया जाएगा कि ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी के साथ में, तो क्या आ जाएगा ए बी, 1 इंटू ए बी आ जाएगा ए बी। और इधर देखिए इस x का कोफिशिएंट a है, इस x का कोफिशिएंट b है, दोनों ऐड तो हो ही रहे हैं, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी a b आ रहा है। तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा था जो यहाँ पर हमने करा कि ये जो बीच वाला टर्म हमारा था बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स, तो x का कोफिशिएंट एक ये, x का कोफिशिएंट एक ये, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा था। वही काम यहाँ पर हो रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी को, तो क्या बन रहा है ए बी बन रहा है। ए बी क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके आ रहा है ए बी, तो एक्स वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके भी ए बी आना चाहिए, हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, क्लियर है। चले आगे। हाँ, अब आप ये देखिए ये जो पहले दो टर्म्स हैं इनमें से मैं एक्स निकाल सकता हूँ कॉमन, एक्स ले लिया यहाँ से कॉमन, तो इधर क्या बचेगा एक्स प्लस ए एक्स में से एक्स ले लिया तो इधर क्या बचा ए एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए बी में से बी ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। इधर भी एक्स प्लस ए, इधर भी एक्स प्लस ए ले लो कॉमन, एक्स प्लस ए, इधर क्या बचेगा एक्स और इधर क्या बचेगा बी। Either x plus a is equal to 0 or x plus b is equal to 0, तो x की वैल्यू आ गई या तो माइनस ए, या फिर यहाँ से देखें तो x की वैल्यू माइनस बी, तो x की दो वैल्यूज आ गई माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। हालांकि फैक्टराइजेशन के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक है जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो उसको ज़रा देखिएगा, जिनको आता है खुद से ट्राई करें। एग्जाम्पल नंबर 10 है, x is equal to 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus x। देखो तो सही, ये एक हाँ बिल्कुल सही पहचाना, इसको लैडर स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उसको हाँ वो तब न्यूमरेटर पहुंचा देते हैं, हाँ पहुंचा देते हैं, तो इसको लेटर स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेटर स्ट्रक्चर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पहली दूसरी तीसरी। करो तो सही, अगर कर सकते हैं तो करिए, एक बार ट्राई करिए। चलिए देखिए, ब्रैकेट लगाइए, क्वेश्चन होता चला जाएगा। अब आप ये देखो इसको कैसे करना है सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड में x है, उसको तो x ही छोड़िए, नीचे कर सकते हो, कुशाक हो सकता है। हाँ हाँ अरे हो जाएगा, 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कर सकते हैं, अभी आप लोग लाइटली ले रहे हो जाएगा आप लोगों से, तुमसे भी हो जाएगा, तुमसे भी हो जाएगा और तुमसे भी हो जाएगा। अब जरा सुनो पहले मैं मैं पढ़ने वाले बच्चों की तरफ इशारा करके कह रहा हूँ कि देखिए जरा, आप एक चीज़ सोचो बस, आप ऊपर की सारी कहानी भूल जाओ, सबसे नीचे वाली सीढ़ी से ही तो स्टार्ट करना है। लेटर स्ट्रक्चर जब भी मिलता है तो उसको हमें क्या करना होता है, सबसे नीचे वाली सीढ़ी से चढ़ेंगे तभी तो ऊपर तक पहुँचेंगे। तो आप ये देखिए करना क्या होगा, आप बस इसको सॉल्व करो, कितने को सिर्फ इतने को,
हाँ हाँ वही तो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ तो आएगा भाई 1/2 माइनस एक्स और ये क्या 2/1, एलसीएम को सॉल्व करो, फिर जो आएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंच जाता है तो वो 1 में आ जाएगा। ऐसे करके देखिए होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो देखो अगर लग रहा है देखने में मुश्किल लग रहा है तो देखा जाए 1 है अपॉन 2 माइनस, इतना हिंट बहुत है। आप ये देखिए मैंने जो इस तरह से लिखा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगने लगा होगा, ठीक है। तो आप ये देखिए 1/2 माइनस, और यहाँ पर जो लिखा है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए एक तो ये ब्रैकेट लगाया है, एक तो ये ब्रैकेट लगाया है, एक ये 2/1 का है, तो इतना करने से ही क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगने लगा था। तो आप देखिए ये हो गया 2/1 और एक मैंने लगा दिया यहाँ पर ब्रैकेट। ये पहले मैं इतने को सॉल्व करूँगा तो 1/2 माइनस 1/, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सब सीधे बस सब हाँ माइनस इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 इंटू एनीथिंग। हाँ सर मैं सीधे बता रहा हूँ। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स, 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। समझ गए? ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई करिए। एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 2 ज़ा 4 माइनस 2x माइनस 1 ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है, बता दो। यस सर दिख रहा है। ठीक है, अब ना एक चीज़ आपको नई चीज़ बता रहा हूँ तो ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको कुछ ऐसा दे रखा है, मान लो हमें दे रखा है 2/a/b, फिर 2 इज गेटिंग डिवाइडेड बाई a/b। मान लीजिए ये दे रखा है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 डिवाइडेड बाई a/b, और जब डिवाइड का साइन है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा b/a। तो ये क्या हो गया 2b/a, ये 2b/a हो गया। तो इसका शॉर्टकट बस ये ध्यान रखिएगा, जब ऊपर तो नॉर्मल एक नंबर दे रखा हो, ऊपर एक नॉर्मल नंबर दे रखा हो और नीचे रैशनल नंबर दे रखा हो, तो डिनोमिनेटर क्या है a और इसका भी डिनोमिनेटर क्या है b। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ रहे हैं? तो आप इतना लंबा करने की बजाय आप सीधा सीधा ये कहेंगे 2/a/b है ना, तो यहाँ पर कायदा तो ये भाई यहाँ पर 2/a है, लेकिन उसके भी नीचे कुछ दे रखा है, तो जब उसके भी नीचे कुछ दे रखा है तो वो आपका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सीधा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। आप ये देखिए सिंप्लीफाई करके भी तो ये क्या है 2b/a तो आया, ठीक है। अच्छा, अगर बाई चांस इस लॉजिक को भूल जाओ कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, बाई चांस ये लॉजिक भूल जाओ तो सीधे सीधे करके देख लेना। वही काम मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 1 समथिंग होना चाहिए, 1 समथिंग होना चाहिए, लेकिन उसका भी अपॉन कुछ है, तो ये जो 2 माइनस एक्स है ये इस 1 के पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं इस 1 तक नहीं पहुँचा, अभी मैं सिर्फ नीचे नीचे गई, मैं 1 के ये जो सबसे ऊपर 1 लिखा हुआ है अभी मैं इसके नीचे नीचे गई सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे लिए न्यूमरेटर क्या 1 है ना, तो 1 के नीचे 4 माइनस 2x माइनस 1 ये दे रखा है। अरे 1 मिनट शांत हो जाओ, क्या तुम्हारा क्या है, समझा रहा हूँ, यहाँ बात ही नहीं खत्म हो रही तुम्हारी, इनको आगे बाकी तो समझ ले बच्चे। तो इसके नीचे जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 1 से, समझ गए? आगे चलता हूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको x इज इक्वल टू 1/2 माइनस, अब ये 2 माइनस एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन ये जो 4 माइनस 1 है इसको 3 बोल दो तो 3 माइनस 2x हो गया नीचे बस, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी ऐसे एक ब्रैकेट लगा दो और इसको 2 को लिख दो 2/1, ठीक। 6 आ रहा है। x की वैल्यू नहीं हो तो x की वैल्यू जो है 1 आ रही है 1, x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, दोनों वैल्यू 1 आ रही है, रियल और इक्वल रूट्स आ रही हैं।
और ये जो आप लिख रहे हो ना माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो इससे तो x 0 आएगा, 6 कैसे आएगा? और जो ऊपर लिखा है 1 माइनस 7x इज इक्वल टू 0, इससे x इज इक्वल टू 1/7 आएगा। कुछ गड़बड़ हो गया तुमसे? चलो पहले देखो इधर, देखिए अब हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर है 3 माइनस 2x, ये 1 है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एलसीएम लेने के नाम पर तो बिल्कुल अलग अलग नंबर होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 3 माइनस 2x, अब ये 3 माइनस 2x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 2x, और ये 1 2 माइनस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस x। 1/2 3 × 6, और 2 इंटू माइनस 2x हो गया माइनस 4x, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस का x अपॉन 3 माइनस 2x। फिर वही कहानी है कि ऊपर तो एक ही नंबर है 1, और नीचे डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ये कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा। सर इसको सर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? हाँ सर जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट वाला सिंप्लीफाई करता ना सर सीधे। कर लेंगे ये वाला ना, ये तो अभी कर ही लेंगे। 3 माइनस 2x, और ये 6 माइनस 2 क्या हो गया 4, और माइनस 4x प्लस x क्या हो गया 4 माइनस 3x। 4 माइनस 3x। अब इसको इधर ले आओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। x इंटू 4 क्या हो गया 4x, और x इंटू माइनस 3x हो गया माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, और माइनस 2x इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 2x, और ये प्लस 3 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर 4 प्लस 2 कितना हो गया 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ से 3 तो कॉमन निकाल ही सकता हूँ, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ माइनस 3 है, तो एक काम करो माइनस 3 निकाल दो कॉमन, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, और 3 2 ज़ा 6x होता है, और क्योंकि मैंने माइनस निकाला है ये प्लस का था, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2x, माइनस 3 बाहर निकाला, ये बन जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 3 है, ये 0 अपॉन माइनस 3 होकर 0 बन जाएगा। हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। इसको उसके बाद चाहे तो मिड-टर्म स्प्लिटिंग से तब भी वही आएगा। ये माइनस 3 है, ये माइनस 3 इधर 0 अपॉन माइनस 3 क्या बन जाएगा 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और यहाँ पर चाहे तो इसका मिड टर्म स्प्लिट कर लो, चाहे तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये x का होल ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो 1 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर। मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है क्या, प्लस 2x माइनस 1x है ना, लंबा पड़ जाता ये x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस 1, इसको करो माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा माइनस 1x क्या बन जाएगा माइनस 2x, और माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 क्या बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो अब क्या करिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x, इधर बचा x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ x माइनस 1 लाने के लिए माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा, इधर भी x माइनस 1 इधर भी x माइनस 1 ले लो कॉमन, तो इधर बचा x और इधर बचा माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये वाला x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही तरफ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 1। वेक्टर स्प्लिटिंग से करो जब परफेक्ट स्क्वायर सर 3 को सर RHS में ले गए, सर 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर, ये जो माइनस है 0 अपॉन में चला 0 अपॉन में। ठीक है,
चलिए चलिए ये करने के बाद में सर इसको पानी चाहिए। उसको पानी चाहिए सर। किसको चाहिए? चलो किसी को भी नहीं चाहिए, छोड़ो। लिखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर नाम भी लिखो। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक सर नाम भी लिखो सर। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको लिखिए श्रीधराचार्य रूल। अरे हंसो मत भाई, एक दो ही तो इंडियन मैथमेटिशियन है, बाकी तो सब न्यूटन आइंस्टाइन यही सब है। हाँ हाँ ये साउथ इंडियन के पास एक दो ही है। हाँ इंडियन पढ़ा नहीं रहे और एक तो बाहर के अपना क्षेत्र। हाँ वही नहीं इतना ऐसा कि सर साउथ इंडियन के पास ही दिमाग होता है। दिमाग तो रियल दिमाग सभी के पास होता था, तो वही है कि ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत सिलेबस में है, नोट करो मजा आती है। कुछ नहीं हेडिंग लिख देना। हेडिंग कर देना। हाँ देखना चाहिए अच्छी बड़ी सुना ना इससे नहीं जैसी मछली अरे पानी मांगना कोई अपराध थोड़ी है। एक दूसरे हाँ जी, अब देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य रूल। इसमें क्या है, जब मान लीजिए हमको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और हमसे ये ना कहा जाए कि आपको इसको फैक्टराइजेशन से करना है, तो अगर आपको श्रीधराचार्य रूल आसान लगे तो इससे कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि फैक्टराइजेशन से ही करना है तो फैक्टराइजेशन से कर देना। तो इसमें क्या है कि कोई भी कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, लिखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन
quadratic equation ax square, a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 can be solved by using quadratic formula. Can be solved by using quadratic formula. सर जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है, तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है, इस फॉर्मूले से करना है, फिर फैक्टराइजेशन लिखा होगा तब इससे हो जाएगा। जब फैक्टराइजेशन लिखा होगा ना तब 20 से हो जाएगा, लेकिन अगर बोला है कि फैक्टराइजेशन से ही करना है तो फिर फैक्टराइजेशन से करना एक नहीं तो उससे मिनट करना। क्या होगा? अगर बोला है कि फैक्टराइजेशन से ही करना है तो आप फैक्टराइजेशन से करके दिखाओगे ना। सर ये तो फैक्टराइजेशन पार्ट हो गया। ये फैक्टराइजेशन का पार्ट नहीं, अलग फॉर्मूला है, मेथड ही अलग है। तो 3 मेथड हुआ करते थे, एक तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला है, एक फैक्टराइजेशन वाला है और एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हटा दिया सर वो सर, कैसे होता है लेकिन सर कौन सा? सर कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होता है उसका जिक्र ही नहीं करना जब वो है ही नहीं सब छोड़ो उसको। तो उसको दिमाग में इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। डाउन सर x is equal to minus b plus minus under root d माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। बस ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला नोट करिएगा। बताओ देखिएगा, where capital D is called discriminant, where DISCRIMINANT, where capital D is called discriminant and D is equal to B square minus 4AC. D is equal to B square minus 4AC. फिर इसी में आप सबैटिक डालेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स। सर इन क्वेश्चन में तो मैंने डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर डाली उसमें फिर आएगा। मैं तो कह रहा हूँ ना जैसा ठीक लगे। अगर फैक्टराइजेशन मेंशन कर रखा है तो उससे करना फैक्टराइजेशन से, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो फिर चाहे इससे करो चाहे उससे करो, जो आपको आसान है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, तो उसमें ना फिर बच्चा ये चाहता है कि मैं फटाफट इससे करूँ और निकाल दो फटाफट से, ठीक है। चलिए नेचर ऑफ फ्रूट्स, अब इसमें क्या होता है? हाँ इजी सर इसी तो मैंने कई बार देखा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ये x का कोफिशिएंट तो b हो गया, उसका तो स्क्वायर निकालो, और a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c यानी कि कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करो, जो ये पूरी वैल्यू आती है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अभी जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो कैसी होंगी। अब जैसे हमने इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करा था कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई और दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आई हैं। तो 1 जो है वो एक रियल नंबर है, तो दोनों ही रियल वैल्यूज़ आएंगी। दूसरा, दोनों ही इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। ये होंगी रियल एंड इक्वल रूट्स। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यूज़ आती हैं उनको हम रूट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो उनको रूट्स बोल देते हैं, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, जो ये दोनों रूट्स आई हैं, ये रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो क्या कोई तरीका है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही हम ये देख पाएंगे रियल और इक्वल रूट्स आएंगी इसमें? क्योंकि सॉल्व करने से पहले मुझे नहीं पता था कि हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स आने वाले हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे ये पता चल जाए पहले से ही कि हमारी जो रूट्स आने वाली हैं वो रियल भी होंगी और अलग अलग भी होंगी? फॉर एग्जांपल, मैंने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा और उसकी दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू आ गई मान लो 1, जैसे यहाँ पर 1 आई, और दूसरी वैल्यू आ गई 3। तो क्या पहले से ही हमें पता चल सकता है? कहेंगे हाँ पता चल सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पहले से ही ये पता लगा पाएँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी, किसी भी तरीके से नहीं होगी सॉल्व? ना तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से होगी सॉल्व,
ना ही फैक्टराइजेशन से होगी। तो हम ये कहेंगे कि हाँ हमारे पास यही एक मेथड ऐसा है जो हमको ये बता देता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। नहीं तो फैक्टराइजेशन वाले मेथड में क्या है, फिर फैक्टराइजेशन वाले मेथड में तो लगे रहो उसके फैक्टर्स ढूंढते रहो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। लेकिन ये मेथड हमें पहले ही बता देता है कि इसमें टाइम खराब करना बेकार है, दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको दे रखा है कि आप उसको सॉल्व करिए और वो सॉल्व भी नहीं होती। तो ऐसे में होता क्या है, और आज के पेपर में हुआ है, आज मैथ्स का 12th क्लास का एग्जाम था CBSE का। तो ये बुक रखी है अभी आपके पास नहीं, इधर सामने देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो पेपर है 12th क्लास में, ये पहली बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ये सब्जेक्ट 2 साल पहले। कॉमर्स वाले बच्चे 11th क्लास में अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं। तो अप्लाइड मैथ्स का पेपर आज पहला पेपर हुआ है CBSE में, फर्स्ट पेपर हुआ है। इससे पहले कभी अप्लाइड मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं था। तो इसमें क्या हुआ कि टोटल 14 क्वेश्चन आए। 14 में से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं मार्केट में 2 ही बुक अवेलेबल है इसकी, RD शर्मा और ML अग्रवाल, 2 बुक्स हैं। इसके अलावा NCERT की तो बुक ही नहीं आती है अप्लाइड मैथ्स की। सिलेबस इशू कर दिया, बुक नहीं निकाली, ठीक है। और आप अभी भी NCERT की बुक देखोगे तो NCERT में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसके क्वेश्चन यही होते हैं कि एक टेबल है, उस टेबल की कॉस्ट जो है वो 200 रुपये है, और एक चेयर है उसकी कॉस्ट जो है वो 50 रुपये है। इससे क्या समझ में आता है कि 1990 के बाद में इस बुक में कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब उसके बाद किसी ने मेहनत करी ही नहीं। समझ रहे हो, ये 1990 की कॉस्ट है, तब एक टेबल जो है 200 रुपये की और एक चेयर 50 रुपये की आती थी। आज जो है, आज तो उनके आगे एक जीरो लगी गए हैं, ठीक है भाई। मिनिमम अगर मैं सबसे सस्ती चेयर की बात करूँ तो ये भी आती है, देखिए 500 साढ़े 500 रुपये की चेयर है, तो वो 50 रुपये की चेयर की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसमें कोई चेंजेस ही नहीं हुए हैं। अब मैं आपको क्या बात बताने वाला था वो देखिएगा, ये जो अप्लाइड मैथ्स है इसमें आज क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, ठीक है। और इसमें फिर टीचर्स ने साफ साफ बताया, जो एग्ज़ाम सेंटर है उसने बताया कि भाई आपसे ये क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, जितना आप अटैम्प्ट कर सकते हो उतना आप अटैम्प्ट करो, और करने के बाद में फिर जो मार्क्स हैं वो मार्क्स आपको फुल मिलेंगे, लेकिन अटैम्प्ट जरूर करना है। तो यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने कहा तो क्वेश्चन ही गलत था, मैंने करके ही नहीं आया, तुम बेवकूफ़ हो गए, तुम क्वेश्चन गलत है तो करके ही नहीं आए। भाई करके जरूर आना है, ये सब बच्चे ध्यान रखें कि कभी भी ये समझना। देखिए होता क्या है कि जब शीट आपकी चेक होती है ना, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कुछ करा ही नहीं, आपने Q4 इतना भी लिख दिया, दैट मीन्स यू ट्राइड टू अटेम्प्ट इट। आप इसको करना चाहते थे लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, आपने नहीं करा। अगर आपने क्वेश्चन 4 लिखकर 2-4 लाइनें छोड़ी भी हैं तो टीचर के पास ये ऑप्शन है कि हाँ बच्चे ने ब्लैंक छोड़ दिया, लेकिन क्वेश्चन 4 ही ट्राइड टू अटेम्प्ट इट, लेकिन हो नहीं पाया था, तो वो 2 नंबर वहाँ पर देगा, और 2 नंबर जो बाहर फ्रंट शीट पर जो ब्लॉक्स लगे रहते हैं ना क्वेश्चन नंबर 4, वो 2 नंबर वहाँ लिखेगा। अगर अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा ही नहीं है तो फिर वो बाहर वाले ब्लॉक में नंबर नहीं दे सकता। उसके भी जो है कुछ बाउंडेशंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो कभी भी आप ये देखिएगा। अब ये मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मान लीजिए आप पेपर देने जा रहे हैं और 20 क्वेश्चन हैं। अब 20 क्वेश्चन हैं, उसमें ऐसा होता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम कॉपी चेक करने बैठे और कॉपी चेक करते करते हमें हैंडराइटिंग एक तो बहुत अच्छी लग रही है, फिर बच्चा अटैम्प्ट करता जा रहा है तो हमें बड़ी खुशी होने लगती है कि अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हुआ, मतलब टीचर भी अंदर से खुश होता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि टीचर ने चेक करना शुरू करा, चेक करने के बाद फिर टाइम आता है टैबुलेशन का, मतलब टोटल करने का। अब उसने टोटल करा, टोटल करके देखा कि 100 में से 89 नंबर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो भाई कोई बहुत ही ज़्यादा वैसा टीचर हो कि भाई गुस्सा ही खाए बैठा है किसी बात पर, तो बात अलग है। नहीं तो ज़्यादातर टीचर्स को सोचते हैं यार 89 पर ना बच्चा परेशान हो जाएगा, 1 नंबर पढ़ा देंगे। अब उसने सब जगह फुल आउट ऑफ फुल दे रखे हैं, और आपने कोई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है या क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आपने थोड़ा सा लिखा कर, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी लिखा कर आपने छोड़ रखा है। तो वो ये कहेगा अच्छा चलो ठीक है, इसने हाथ पैर तो चला ही है, कुछ तो करा ही है, वो 1 नंबर वहाँ देकर और आपको 90 नंबर दे देगा। कभी भी इस चीज़ पर सवाल नहीं उठाया जाता किसी टीचर पर कि आपने ज़्यादा नंबर दे रखे हैं। हाँ, टीचर पर क्वेश्चन मार्क तब लगाया जाता है जब टीचर कम नंबर दे देता है। तो वो ये कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत जो बच्चा है उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चा डिजर्व करता है, जो मेहनत कर रहा है, उसको कम नहीं मिलनी चाहिए। तो इस वजह से एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आज
अप्लाइड मैथ्स में क्योंकि बच्चे भी कम है तो मेरे पास 3 ही बच्चे थे बस, क्योंकि सब्जेक्ट हर स्कूल में चलता भी नहीं है। यहाँ पर BPSG में चलता है, गुरुकुल में चलता है, और आनंद राम जयपुरिया में टोटल 2 ही बच्चे थे इसमें पूरा। के बाद टेंथ में तो आप स्टैंडर्ड या फिर बोले तो बेसिक और स्टैंडर्ड लेते हैं, हाँ। है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। उसके बाद हाँ, उसके बाद जैसे अगर आपने बेसिक ले रखा है ना 10th क्लास में, तो फिर आप अप्लाई नहीं ले सकते हैं, आप वैसा वाला मैथ्स नहीं ले सकते, नॉर्मल मैथ्स नहीं ले सकते। और अगर आपने स्टैंडर्ड ले रखा है तो स्टैंडर्ड लेने का मतलब ये है कि फिर आप अप्लाइड चाहो तो अप्लाइड ले लो, बेसिक चाहो तो बेसिक ले लो, आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ ये समझा रहा हूँ कि वो बच्चे जो हैं अब वो अब नहीं भुगतेंगे, जब उनका रिजल्ट आएगा तब भुगतेगा। अब एक बच्चा जो है उसने करा कायदे से, ये सर मैंने अटेम्प्ट सारा करा है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी पेपर हो आपका, नॉट ओनली मैथ्स, चाहे आपका इंग्लिश हो, SST हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड मत छोड़ देना, ठीक है। चाहे आप उसमें अगर आपको देख कर ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये ना कुछ मेरे को लग रहा है कि ये ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, कोई एक सिमिलर, अगर बिल्कुल ब्लैंक हो गया, आप कुछ भी याद नहीं आ रहा, भाई कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ही लिख दो उसमें कि दिस इज कॉल्ड साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, वही लिख दो। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, नहीं हो रहा है ये मैं तब बताऊँ जब बहुत बुरा हाल हो गया आपका, ये बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो उस केस में खाली मत छोड़ो। आप एक फॉर्मूला भी लिख दोगे ना कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, टीचर आधा नंबर तो देगा, और आधे नंबर से बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आज गड़बड़ हुई थी, आज के एग्जाम में गड़बड़ हुई थी, आज क्वेश्चन अच्छे बहुत, क्योंकि लंबे, हाँ जिसने अटैम्प्ट करा है उसको, अगर कोई ये सोचकर खाली छोड़ा है कि नहीं क्वेश्चन गलत है कि मैं क्या कर सकता कल टर्म 1 की तो फिर टीचर भी कर रहे हैं। हाँ तो जैसे टर्म टर्म 1 की इंग्लिश में हुआ था, उसके बाद सब छोड़ दिए सारी। नहीं, तो वहाँ पर तो अटेम्प्ट करना मना करा गया था, वहाँ पर तो मना करा गया था कि ये इतना पोर्शन गलत है, और करेक्शन उसका आया था लगभग 1 घंटे बाद, और 1.5 घंटे का एग्जाम था सर। तो तब उनको बोला गया था कि कोई बात नहीं, सबको मिलेंगे, और सबको मिले थे नंबर टर्म 1 में। तो वो तो मतलब केस ही अलग था ना, बिल्कुल ही अलग केस था भाई, जो कोविड में जो MCQs हुए, है ना। चलिए अब देखिएगा नेचर ऑफ रूट्स। तो इस फॉर्मूले का, इस मेथड का एक फ़ायदा ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गलत दे रखी है तो आप सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि इट कैन नॉट बी सॉल्व। कैसे वो देखिएगा, पहला लिखो। तो ये इतनी लंबी कहानी का भैया एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना, सभी बच्चों को दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड मत छोड़िए, ठीक है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला जरूर लिखिए। बहुत बार होता है ऐसा, हमारे साथ गड़बड़ होती है, लेकिन याद रखना कि अनअटेम्प्टेड मत छोड़िए कभी भी। फर्स्ट लिखिएगा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज A quadratic equation has real and distinct roots. Real and distinct का मतलब क्या है कि रियल भी होंगी और अलग अलग होंगी, एक दूसरे से अलग अलग होंगी। When सर दूसरे रियल का मतलब क्या होगा? रियल का मतलब ये रियल नंबर ना, रियल नंबर है ना, रियल नंबर मतलब यही 1 हो गया, 1/2 हो गया, सारे नंबर। अच्छा मैं अभी बताता हूँ, रियल के अलावा दूसरा नंबर कौन सा होता है आपको पता नहीं होगा, बताता हूँ। इमेजिनरी आता हूँ, बुक के अंदर नेगेटिव नंबर है। A quadratic equation has real and equal roots when d is equal to 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा तो आप ये देखिएगा ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों रूट्स इक्वल आ जाएंगे। थर्ड देखिए, quadratic equation has no real, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इमेजिनरी
then d is less than 0। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो 0 से कम होगा तो तब हम ये कहेंगे कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होंगे। अच्छा, अब यहीं पर आप ये कह देंगे इसके बाद hence it cannot be solved। ठीक है, तो लिखिएगा hence, सर जब इमेजिनरी नंबर एक्सटेंड नहीं करते तो नंबर्स की मानते हैं आप? बता रहा हूँ, सर जब 0 से नेगेटिव नंबर बनाएंगे हमारे तो इमेजिनरी बता रहा हूँ अभी। Such a quadratic equation cannot be solved कैनॉट बी सॉल्व। तो आप ये देखिएगा कि ये जो d है ना, d अगर 0 से बड़ा है तो d का मुझे क्या लेना है, इस फॉर्मूले में मुझे d का स्क्वायर रूट निकालना। अगर वो पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट मैं ले सकता हूँ। अगर d 0 आता है तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। ठीक है, हाँ, अगर d 0 से छोटा आ गया यानी कि अगर नेगेटिव आ गया तो उसका स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं है। आज पॉसिबल नहीं है, आज से 1 साल बाद पॉसिबल होगा। समझ रहे हो? 11th क्लास में आप पढ़ेंगे कि आप नेगेटिव का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सच अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। पता चला जब 11th में पहुँचोगे तब कहोगे मैं 10th में उनको झूठ बोला गया कि वो सॉल्व नहीं होता। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी 10th क्लास में हमारे लेवल तक हमको रियल रूट्स ही करने हैं और इमेजिनरी रूट्स का काम क्या होता है वो कभी डिटेल में बता दूंगा कि उसका यूज़ क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि एक बार ये जो इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई या लीनियर इक्वेशन हो गई, इनका यूज़ कहाँ पर है? तो हम ये बोलते हैं कि इनका जो यूज़ है ना, आप अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में जाएगा, इंजीनियरिंग में पढ़ेगा तो मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका यूज़ होता है। और इनका कुछ इस तरीके का यूज़ होता है कि आप ये देखिएगा, इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है? इमेजिनरी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना। तो जैसे करंट है ना, करंट होता है ना, तो करंट एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, दिखता नहीं है ना, महसूस होता है। ठीक है, मतलब हाथ लगाते तो महसूस हो जाता है। तो उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में वो काम है। ठीक, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो वो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसको इमेजिनरी करना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, आज इतना ही करते हैं, बाकी काम करते हैं।